हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम लोग 15 क्वेश्चंस हैं ग्रामेटिकल एरर का, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आई विल सॉल्व दैट फॉर यू। और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली क्वेश्चंस आते कैसे हैं। आपने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, आपने जो रूल्स पढ़े हैं, उसको क्वेश्चन में किस तरीके से दिया जाता है, सेंटेंस में किस तरीके से होता है कि आपको और कैसे आपको वो एरर पकड़ना है। ठीक है, तो जो लोग भी इस क्वेश्चन को अभी अटेम्प्ट करना चाहते हैं, ये डिस्कशन देखने से पहले वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का लिंक है, इस क्वेश्चन पेपर का लिंक है, आप डाउनलोड कीजिए, खुद से अटेम्प्ट कीजिए, देखिए कि आपके अप्रोच में कहाँ गलती थी, आप क्या सोच रहे थे और क्या मिस्टेक था। ऑलराइट, सो लेट मी गो अहेड एंड लेट मी स्टार्ट द वीडियो। और वीडियो शुरू करूँ इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो बात मैंने कल के भी वीडियो में बताई थी, ये ग्रामेटिकल एरर का हमारा सेकंड वीडियो है। ऑलरेडी हम लोग 15 क्वेश्चंस कर चुके हैं, इसलिए देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 से ये सेट शुरू होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि ग्रामर के क्वेश्चंस बनाने के लिए, ग्रामेटिकल एरर के क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपको तो वो लाइन सबसे पहले समझ में आना चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, सबसे पहले यू शुड अंडरस्टैंड द लाइन और बेसिक रूल ग्रामर के बहुत ही बेसिक रूल्स जो आप जानते हैं। बस आपको ये प्रैक्टिस करना है कि कैसे इन रूल्स को हम पहचान सके अगर गलत लिख दिया है। और तीसरा चीज, हैबिट ऑफ रीडिंग। आपको इंग्लिश पढ़ने का हैबिट होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं जिसमें ग्रामर का कोई रूल नहीं है, आप उसको पढ़ के ही देख सकते हैं। ऑलराइट, सो दैट वाज इट। लेट मी मूव अहेड एंड लेट मी सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। Okay, and guys, if there is any problem related to the video, the audio quality may be poor, audio quality खराब हो सकता है, I am working over it. Okay, so let me go ahead and let me solve the first question for you. There cannot be any situation where somebody makes money in an asset located in India and does not pay tax either to India or to the country of his origin. अब सबसे पहले हम लोग इसका मतलब समझ लेते हैं कि गलती कहाँ है, ये ढूंढने से पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। कहता है कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं हो सकती जहां कोई पैसा बनाता है किसी एसेट में, किसी संपत्ति में, जो कहाँ लोकेटेड है, इंडिया में लोकेटेड है, और टैक्स भी पे नहीं करता है। किसको टैक्स नहीं पे करता है? या तो इंडिया को या कंट्री ऑफ ओरिजिन को। ओके, लेट मी चेंज द इंक कलर। सो ये है आपका ये क्वेश्चन। और गाइज, मुझे इसमें कोई भी एरर नहीं लगता है, ठीक है ना। अगर एग्जाम में होता मैं, तो मुझे पहली बार में इसमें नो एरर ही लगता, क्योंकि इसमें मुझे कुछ भी गलती दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। सो देयर कैनॉट बी एनी सिचुएशन वेयर समबडी मेक्स मनी इन एन एसेट लोकेटेड इन इंडिया एंड डज नॉट पे टैक्स। देखो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी फॉलो हो रहा है, यहाँ समबडी है, यहाँ पे somebody है, तो यहाँ पे does not pay tax लिखा है, यहाँ पे makes money है, तो everything is fine, so I will go with no error. Okay, 17th, India has entered a downward spiral where the organized, productive and law-abiding sectors are subject to savage amounts of multiple taxes. गाइज, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सबसे पहले आपको समझ लेना है। सबसे पहले ये डाउनवर्ड स्पाइरल क्या होता है। देखो स्पाइरल कोई भी ऐसा चीज होता है, ये है स्पाइरल। तो जब डाउनवर्ड स्पाइरल शुरू होगा तो क्या होगा, ये ऊपर में तो बड़ा होगा और नीचे आता 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 छोटा हो जाएगा। तो इंडिया कहाँ शुरू कर गया है, किस चीज में एंटर कर गया है, डाउनवर्ड स्पाइरल में, ठीक है ना। वेयर द, जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड, प्रोडक्टिव और जो लॉ पालन करने वाले सेक्टर्स हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको सैवेज अमाउंट्स ऑफ मल्टीपल टैक्सेस, मतलब बहुत सारे टैक्सेस उनको देने पड़ते हैं। अब ये देखो सैवेज, सैवेज का मतलब ही होता है क्रूर। किस ढंग से क्रूर? अगर आप पे बहुत टैक्स लाद दिया गया तो वो भी सैवेज है। आजकल आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, कोई किसी की बड़ी ही खिल्ली उड़ा देता है बुरी तरीके से, तो उसको लिखते हैं क्या, सैवेज, ठीक है ना। अब इसमें गलती है कहाँ, आप देखो इंडिया एक डाउनवर्ड स्पाइरल में इंटर कर गया है, जहां पे ऑर्गेनाइज्ड, प्रोडक्टिव और लॉ अबाइड करने वाले सेक्टर्स, यहाँ पे क्या लिखा है, लॉ अबाइड सेक्टर्स।
क्लास में मैंने आपको बताया है, अगर लॉ अबाइड करने वाले लिखना है तो लॉ अबाइडिंग लिखना चाहिए, ठीक है ना। तो लॉ अबाइडिंग सेक्टर्स होना चाहिए था, यहाँ पे सिर्फ अबाइड हो गया। सो द मिस्टेक इज इन क्वेश्चन नंबर 3। सो आप देख रहे हैं किस किस लेवल पे आपका इंग्लिश का चेक किया जा रहा है। सैवेज पता हो जाना चाहिए आपको, डाउनवर्ड स्पाइरल पता होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड, प्रोडक्टिव, लॉ अबाइडिंग पता होना चाहिए आपको। सो दैट वाज इट। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं क्या लिखा है। द बैंक मे हैव फॉलोड एन अग्रेसिव मॉनेटरी टाइटनिंग पॉलिसी, but its stated aim of curbing inflation have not been achieved। गाइस, इस तरह के लाइन को पहले तो आपको पढ़ने का आदत होना चाहिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि न्यूज़पेपर रीडिंग इतना ज़रूरी है। ये देखो आप, ये एक बिजनेस पेज का लाइन लग रहा है, तो आपको वो उस तरह की भाषा को समझने की आदत होनी चाहिए। पहले हम लोग इसका मतलब देख लेते हैं कि बैंक में हैव फॉलोड, बैंक फॉलो किया होगा क्या, एक अग्रेसिव, आक्रामक मॉनेटरी टाइटनिंग पॉलिसी, ठीक है ना। मौद्रिक नीति, आक्रामक मौद्रिक नीति अपनाया होगा मॉनेटरी को टाइट करने का। लेकिन जो इसका स्टेटेड एम था, जो इसका कहा हुआ एम था किस चीज का, कर्बिंग इन्फ्लेशन का, वो अचीव नहीं किया गया है, वो अचीव नहीं हो सका है। क्या चीज अचीव नहीं हो सका है, द स्टेटेड एम ऑफ कर्बिंग इन्फ्लेशन। सिर्फ एक ही एम है यहाँ पे, देखो आप, सिर्फ एक ही एम है, तो यहाँ हैव क्यों लगेगा, यहाँ हैज लगना चाहिए था। ऑलराइट, तो आपका ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का गलती है, लेकिन देखो कितना घुमा के दिया हुआ है। सो अगर आपको पढ़ने की आदत नहीं है, आप वहां कोई भी रूल इसमें नहीं लगा पाएंगे। ऑलराइट, सो लेट मी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। Equal opportunities for advancement across the length and breadth of an organization will keep many problems away। ओके, सो आप देखो इसको, सबसे पहले तो यहाँ अक्रॉस का इस्तेमाल किया है और एक फ्रेज लिखा है, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, होल ऑर्गेनाइजेशन। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री का मतलब पूरे कंट्री में। तो कहता है एडवांसमेंट के लिए जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो होंगी, तो उससे, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, मेनी प्रॉब्लम्स को अवे रखेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अवे रखेगा, ठीक है ना। तो ये जो है, ये एक जनरल सेंटेंस की तरह है, तो इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना चाहिए था, तो यहाँ पे सिर्फ कीप्स लग जाना चाहिए था। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कीप्स मेनी प्रॉब्लम्स अवे, क्योंकि ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही बात है। तो यहाँ पे ग्रामर का एक बेसिक सा रूल जो हम लोग भूल भी जाते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस हमें याद दिलाते रहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। A customized data science degree is yet to become a standard program to India's premier educational institutes। अब देखो, सबसे पहले ये समझ लो कि इंडियाज प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का मतलब क्या हो गया, मतलब इंडिया के जो टॉप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। और कस्टमाइज्ड डेटा साइंस डिग्री क्या होता है, आप देखो, मोटरसाइकिल, बाइक का कस्टमाइजेशन कराते हैं, उसमें आप क्या करते हो, आप अपने हिसाब से सारी चीजें लगवाते हैं उसमें। तो डेटा साइंस की डिग्री इंडिया के हिसाब से अगर उसको कस्टमाइज कर दिया जाए, इंडिया के हिसाब से उसका टाइम फ्रेम तय कर दिया जाए, जो इंडिया के रिक्वायरमेंट्स हैं और जो इंडिया का अपॉर्चुनिटी है उसको देखते हुए उसको कस्टमाइज कर दिया जाए, तो ऐसा एक डिग्री अभी भी क्या है, अभी भी स्टैंडर्ड प्रोग्राम बनना बाकी है इंडिया के प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, in India's premier educational institutes। So the mistake is in fourth part। All right, and guys, these are standard questions। आज के डेट में अगर आप एसएससी का एग्जाम देने जाते हैं, आप बैंक का एग्जाम देने जाते हैं, एनडीए, सीडीएस, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। सो आप ये मत समझिएगा कि बहुत ही हाई फाई क्वेश्चन है या बहुत ही भारी क्वेश्चन है, दीज आर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। These companies have been asked to furnish their financial details and information about its board members। आप बताओ इसमें क्या मिस्टेक है, मैं आपको एक हिंट देता हूं कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मिस्टेक है। कैन यू सॉल्व इट? ओके,
देखो इन कंपनियों को कहा गया है, ठीक है ना, क्या चीज करने के लिए, फर्निश करने के लिए। फर्निश करना मतलब प्रोवाइड करना। इनको बोला गया है प्रोवाइड करो क्या, इनके फाइनेंशियल डिटेल्स और इंफॉर्मेशन। देखो इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन, नो एस, किसके बारे में, उनके बोर्ड मेंबर्स के बारे में। तो कंपनीज तो बहुत सारी हैं और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट्स लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, देयर बोर्ड मेंबर्स। ऑलराइट, सो ये एक सिली मिस्टेक है, लेकिन इसको कैसे कॉम्प्लेक्स करके दिया गया है। सो लेट मी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 22. This scheme, which will be launched during the next 2 years, require an additional investment of 100 crore. इसमें भी मैं अपने स्टूडेंट्स को एक हिंट देता हूं कि ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मिस्टेक है। कैन यू फाइंड इट? जिन लोगों ने भी मेरे आंसर देने से पहले अगर इसको फाइंड आउट कर लिया है, प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। द स्कीम विच विल बी लॉन्च, जो लॉन्च होगा नेक्स्ट 2 ईयर्स में, वो क्या मांग करता है, उसका क्या रिक्वायरमेंट है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़। देखो एक ही स्कीम मांग कर रहा है और यहाँ पे सिर्फ रिक्वायर लिखा है, तो यहाँ पे रिक्वायर्स होना चाहिए ना। ये आप तभी बना सकते हैं जब आपको इसका मतलब पता हो जाएगा। ऐसे तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का नियम सभी लोगों को पता होता है, बट नियम पता होना और एग्जाम में उस मिस्टेक को पकड़ना, इसमें बहुत अंतर है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। Question number 23. Road developers unable to complete their projects on time will not be awarded new ones. रोड डेवलपर्स जो अनेबल हैं अपने प्रोजेक्ट्स को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए, वो नए अवार्ड नहीं किए जाएंगे, ठीक है ना, विल नॉट बी अवार्डेड न्यू वंस। मेरे को लगता है कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, सो आई विल गो विद नो एरर। गाइज मैं हमेशा बोलता हूं कि मुझे लगता है, हो सकता है किसी एक एक्सेप्शनल केस में कोई ऐसा मिस्टेक हो जो एक्सेप्शन मुझे भी नहीं पता हो, और ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24. We have taken on the responsibility of arranging the required training and supervise the new staff. आप इसमें एरर बता सकते हो मुझे? इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक एरर है, मैं आपको दिखाता हूं कैसे। हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है, देखो वी हैव टेकन ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस चीज का, रिक्वायर्ड ट्रेनिंग अरेंज करने का, देखो यहाँ पे आईएनजी लग गया, रिक्वायर्ड ट्रेनिंग अरेंज करने का, और नए स्टाफ को सुपरवाइज करने का, एंड सुपरवाइजिंग द न्यू स्टाफ। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये सारी चीजें बता चुका हूं क्लास में, यहां उनका रिवीजन चल रहा है, ठीक है। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट। आपने अपने डायरी में बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स किए थे, आपको याद है। सो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन 4। और ये आप तभी बना पाते हैं जब आपको इस तरीके से क्वेश्चन, इस तरीके से ये चीज समझ में आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 25. द गवर्नमेंट हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द कंपनी टू सेट अप अ प्लांट इन द स्टेट। गाइस गवर्नमेंट ने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक अग्रीमेंट, किसके साथ, कंपनी के साथ, और किस चीज के लिए, सेटअप करने के लिए एक प्लांट इन द स्टेट। इसमें मुझे कोई भी मिस्टेक नहीं लग रहा है, दैट इज व्हाई आई विल गो विथ नो एरर। क्वेश्चन नंबर 26. द गवर्नमेंट हैज टेकन इंडिविजुअल्स with income over rupees 10 lakhs to electronic file tax returns for the year 2011-12, something which was optional till last year. इसका मतलब सबसे पहले हम समझ लेते हैं। गवर्नमेंट ने कहा है उन इंडिविजुअल्स को जिनका 10 लाख से ऊपर का इनकम है कि वो अपना टैक्स रिटर्न फाइल करे इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है ना, 2011-12 के लिए, जो पहले ऑप्शनल था। तो देखो आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक फाइल टैक्स रिटर्न लिखा है। अब आपका फाइल क्या है, फाइल इज अ वर्ब, दर्ज करना, तो इसके पीछे आप क्या लगाएंगे, एडवर्ब लगाएंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक क्यों होगा, इलेक्ट्रॉनिक तो एक एडजेक्टिव है, क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिकली। सो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल टैक्स रिटर्न्स, क्या गलती हुआ इसमें, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच देखो यहाँ पे लगना चाहिए था एडवर्ब, लग गया क्या, एडजेक्टिव।
तो ये चीज़ आपको तभी समझ में आएगा, एक तो पढ़ने की आदत होनी चाहिए और दूसरा लाइन समझ में आना चाहिए। आप देखेंगे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का मेरा एक ही एम है कि आप देखिए कि क्वेश्चंस कोई बहुत बड़े बड़े रूल्स से नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चंस वही रूल्स होते हैं जिनको आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। ऑलराइट, सो लेट मी मूव टू क्वेश्चन नंबर 27। The power tariff had already been increased twice in the last 15 months, and the electricity board had also levied additional monthly charges to consumers. अब देखो, just look at this word. इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने एडिशनल मंथली चार्जेस कंज्यूमर्स को लेवी किया था। लेवी किया था मतलब लगाया था। तो आपको इस तरह से अंदाजा भी लगा लेना है। अब आप देखो इसमें गलती क्या है। जो पावर टैरिफ है हैड ऑलरेडी बीन इंक्रीज्ड, इसको कर दिया गया था 2 बार लास्ट 15 महीने में। तो यहाँ पे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पिछले 15 महीने में पावर टैरिफ को 2 बार इंक्रीज किया जा चुका है। ठीक है ना। तो हैज ऑलरेडी बीन इंक्रीज्ड, हैड ऑलरेडी बीन इंक्रीज्ड नहीं। अब ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 27 समझ में आया या नहीं आया। पावर टैरिफ पिछले 15 महीनों में 2 बार इंक्रीज किया जा चुका है। तो किया जा चुका है, किया जा चुका था तब हैड लगाते। ऑलराइट, और यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 28। Despite of curfew in some areas, minor communal incidents were reported from different areas of the walled city. All my students, आपको अभी तक गलती पता चल गया होगा। यहाँ पे डिस्पाइट ऑफ लिखा हुआ है, ये मैं बेसिक क्लास में भी बताता हूँ। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है। ओके, सो दैट वाज द मिस्टेक, वेरी सिली मिस्टेक। This comes at a time when fund allocation is been doubled. Is been doubled, ऐसा आपने कहीं देखा है कुछ? Is been doubled, हमेशा आप क्या देखते हैं, has been double, had been देखते हैं और have been देखते हैं। और भी been बहुत सारी चीजों के साथ लगता है, लेकिन is been नहीं होता है, is being होता है हमेशा, इसमें ing लग ही जाता है। So that was the mistake. Question number 30. As the prison will get an official telephone facility soon, the prisoners won't have to make calls in discreet manner. Discreet manner मतलब गोपनीय तरीके से, गुपचुप तरीके से। और किस चीज के द्वारा? थ्रू स्मगल्ड मोबाइल फोन्स। कहता है कि प्रिजन को एक ऑफिशियल टेलीफोन फैसिलिटी जल्दी ही मिल जाएगा, तो प्रिजनर्स को स्मगल्ड मोबाइल फोन्स के थ्रू गुपचुप तरीके से बात नहीं करनी पड़ेगी। अब आप देखो ग्रामर का एक छोटा सा रूल मैंने आपको बताया था कि एक ही सेंटेंस में क्या हो रहा है, 2 बार ये यूज हो रहा है और यहाँ पे एज भी है। तो एज द प्रिजन गेट्स एन ऑफिशियल टेलीफोन फैसिलिटी सून, अब प्रिजन को मिलेगा एक ऑफिशियल टेलीफोन फैसिलिटी बहुत जल्दी। तो इस ये गलती था, अगर आपको ये रूल याद है तो आप इसको बना पाते। ऑलराइट, सो लेट अस कम टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। 15 क्वेश्चंस का ये सेट था। The area was plunged into darkness mid a wave of cheering and shouting slogans like save the earth. अब देखो कभी कभी डार्क आवर देखते हो ना आप, डार्क आवर वो क्या होता है, अर्थ डे पे हम थोड़ी देर के लिए लाइट्स ऑफ करते हैं। सो दैट वाज इट। तो एरिया क्या था, डार्कनेस में प्लंज कर दिया गया था, किस चीज के बीच, mid a wave of cheering and shouting slogans like save the earth। ठीक है ना। तो यहाँ पे मिड अ के जगह पे मुझे ऐसा लगता है कि अमिड होना चाहिए। ओके, सो दैट वाज द मिस्टेक। सो आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट राइट कि आपको आपके ग्रामेटिकल एरर के क्वेश्चंस के लिए क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अंडरस्टैंड द सेंटेंस। दूसरा, यू शुड हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग इंग्लिश। और तीसरा, बेसिक रूल ग्रामर के। बहुत ज़्यादा ग्रामर के भारी भरकम रूल्स कुछ भी ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चंस वहीं से आते हैं जो रूल्स को आप जानते हैं। सो गाइज, दैट वाज इट। I hope you have liked the video, and if you have liked the video and if you have any problem with the video, go ahead and please give your feedback in the comment box. Alright, so thank you for watching the video.